इस सम्स को हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 को ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि वीके लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द सब डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट। हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जैसे कॉस्ट शीट का तरह, जिसमें सब डिवीजन यानी टोटल कॉस्ट का जो भी सब डिवीजन है, जो भी डिवीजन है उसका पार्ट वाइज वो हमें दिखाना है। तो ये मटेरियल यूज्ड ऑन जॉब्स, जो काम में मटेरियल इस्तेमाल हुआ। वेजेस ट्रेसेबल टू जॉब्स यानी जॉब्स में ट्रेस किया जा सकता है, जिसको डिवाइड किया जा सकता है, जिसको आइडेंटिफिएबल है, तो ये डायरेक्ट वेजेस हो गया। वेजेस पेड टू मेन ऑन मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस वर्क यानी कि अदर वेजेस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए। सेल्समैन्स का सैलरी दिया, वो डायरेक्टर्स फीस दिया, वो डायरेक्टर्स जो बिज़नेस को संभालते हैं, मैनेजर्स उन लोग होते हैं। सेल्समैन सैलरी जो सेल्स करते हैं, तो ये सेल्स ओवरहेड हो गया। कैरेज इनवर्ड और रॉ मटेरियल्स, जब गुड्स को हमने लाया था तो उसमें जो खर्चा हुआ था रॉ मटेरियल्स को फेयर हुआ था, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का जो भाड़ा है। वर्क सैलरीज यानी फैक्ट्री में जो और लेबर काम करते हैं उनका सैलरीज। ये ऑफिस एम्प्लॉय जो है उनका सैलरी। हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब नंबर 32, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में बताया गया। इसी तरह डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स। डिलीवरी वैन्स इस्तेमाल किस लिए होता है? जब हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर को पहुंचाने में। इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स पे इंश्योरेंस किया था उसका पैसा खर्चा। लुब्रिकेटिंग ऑयल जो इस्तेमाल हुआ मशीनरीज वगैरह में, ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स है। बैड डेप्स हमारा फाइनेंस लॉस है। कमीशन टू सेल्समैन, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री। कमीशन टू सेल्समैन दिया यानी सेलिंग ओवरहेड हो गया। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री यानी कुछ देर तक मजदूर ऐसा होता है फैक्ट्री में कि वो बैठे हुए हैं कि काम नहीं है, ऑर्डर नहीं है अभी, ये कुछ वक्त लगेगा रॉ मटेरियल आने में, तो वो आइडल बैठे हुए बेकार, तो ये आइडल टाइम कॉस्ट हो गया हमारा। ऑडिटर्स फीस, जो ऑडिट कर रहा है कंपनीज के अकाउंट्स को। डिविडेंड्स पेड, जो हमने शेयर होल्डर्स को पैसा दिए, सब फाइनेंस चार्जेस है। लाइटिंग ऑफ शोरूम, ऑफिस सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड किया। तो ये सारा खर्चे अब हम लोग कॉस्ट शीट में कैसे दिखाएंगे, चलिए हम इससे सम्स को सॉल्व करते हैं। इस सम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे स्टॉप करके, या आप इसे लिख भी सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2, तो हमें क्या बोला गया है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एक बनाएंगे, हेडिंग दे देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या है हमारे पास? ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है। और हमारा पीरियड जो भी रहेगा, या पीरियड मेंशन नहीं, उसको हम यहाँ लिख देंगे। और 2 हमारा कॉलम हो जाएगा, राइट साइड में रुपीज़ का कॉलम एक हो जाएगा, 2 डिटेल्स और अमाउंट्स के लिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं पर्टिकुलर्स। आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आइटम जो होगा डायरेक्ट मटेरियल्स हम लोग लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल्स हमें कितना दिया गया है? डायरेक्ट मटेरियल्स हमें बताया दिया गया है कि 1,20,540 रुपये। तो हम इसे एंट्री कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे उसमें कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा जो मटेरियल्स को गोडाउन तक लाने में खर्चा हुआ है बायर के पास से, वो तो ये दोनों 860 रुपीज़। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स ही है, तो ये आउटर कॉलम में चला जाएगा 1,21,400। फिर हम लोग डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे। डायरेक्ट वेजेस में हमारा कौन सा आइटम जाएगा? जो बोला गया था वेजेस ट्रेसेबल टू जॉब्स है, वो डायरेक्ट वेजेस हमारा है, तो वो आ जाएगा हमारा 86,650। और जो एक वेजेस दिया गया है मेंटेनेंस वर्क का, वो हमारा यहाँ नहीं आएगा, वो किसी और जगह जाएगा। ओवरहेड का खर्चा है, फैक्ट्री का ओवरहेड में है जो मेंटेनेंस में हुआ है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सपेंसेस, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलकर डायरेक्टली तो कुछ दिया गया नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सा गुड्स, कौन सा खर्चा है जो गुड्स को प्रोड्यूस करने में एकदम मेनली लगा है, जो ज़रूरी था, जिसके बगैर नहीं होता, एकदम फर्स्ट स्टेप में ज़रूरी था डायरेक्टली। जैसे कि क्रेन का कॉस्ट है, जॉब नंबर 132 क्रेन लाया गया, वो उसके बगैर नहीं होता, तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब नंबर 32, हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब नंबर 32, इसका अमाउंट हमारा है 1,300 रुपये। ये 1,300 रुपये, ये टोटल अगर हम लोग इसको करेंगे, ये आ रहा है 2,09,350।
तो ये हमारा पहला आइटम निकल गया जिसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया। फिर अब हम लोग ऐड करेंगे इस पर वर्क्स ओवरहेड, इम्पॉर्टेंट आइटम ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग वर्क्स ओवरहेड, यानी फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं। तो क्या क्या खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट वेजेस अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वेजेस पेड टू मैन ऑन मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस का काम के लिए जो हमने वेजेस दिया था 12,600 रुपया। फिर फैक्ट्री का रेंट हमने जो दिया था, रेंट एंड रेट्स, ये सारा ही खर्चा यहाँ आ जाएगा। फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट 8,300 रुपया। इसके अलावा वर्क सैलरीज हमारा हो गया 20,400 रुपया। फिर हमारा आ रहा है कंज्यूमेबल स्टोर्स हमारा हो गया 340 रुपया। फिर हमारा डिप्रेसिएशन ऑफ प्लांट हमारे पास कितना है, डिप्रेसिएशन ऑफ प्लांट है 3,800। तो ये हमने लिख लिया। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्च क्या हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल का खर्च है 250 रुपये। ये इनडायरेक्ट मटेरियल्स है जो, और ये रिलेटेड टू फैक्ट्री है, ये सारा खर्चा फैक्ट्री में हुआ, इसीलिए इसे फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं या वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, जो आइडल टाइम है उसका कॉस्ट भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम हमें 510 रुपये बताया गया था। जब हमारा ये नॉर्मल लिमिट के अंदर होता है ना, तभी हम लोग यहाँ इसे लेते हैं। तो इसे हम एज्यूम करेंगे कि ये नॉर्मल लिमिट के अंदर ही है। तो ये हमारा पूरा फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आ गया, इसे हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 46,200। अब हम प्राइम कॉस्ट में हमारा 46,200 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट आ जाएगा, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। इसे हम टोटल कर लेंगे, ये हमारा आएगा 2,55,550। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्क्स कॉस्ट तो हमारे पास आ गया। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो बिज़नेस को चलाने में, संभालने में, मैनेज करने में, जो एडमिनिस्टर करने में जो खर्च लगते हैं उसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं। तो कौन चलाते हैं, मैनेजर्स वगैरह चलाते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स को जो हमने फ़ीस दिया, डायरेक्टर्स ही देखभाल करते हैं पूरा ओवरऑल बिज़नेस का कैसे चलाना है, तो उनको जो फ़ीस दिया 10,000। अब ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं उनको जो फ़ीस दिया, ये सब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में खर्चा आएगा, तो उनका 3,800 रुपया। और फिर ऑफिस सैलरीज़ एंड एक्सपेंसेस, ऑफिस में जितने काम करने वाले ऑफिस सैलरीज़ स्टाफ है, और ऑफिस का जो भी एक्सपेंसेस है, ऑफिस वगैरह में जो एक्सपेंसेस होता है वो पूरा इसमें आ जाएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हम लोग ऐड करेंगे 20,800, और ये टोटल हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 2,76,350, 2,76,350। तो यहाँ तक हमने अपना समझ बना लिया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब भी हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस कितना है, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड जो बैलेंस है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,76,350। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे हम लोग, सेलिंग यानी सेल्स करने में। ये तो हमने गुड्स अपना प्रोड्यूस कर लिया अपने फैक्ट्री में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब सेलिंग, इसे बेचना है, तो सेलिंग बेचना है, फिर कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हमारा आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जो आएगा,
सेलिंग करने में क्या खर्चा है, सेल्समैन को रखेंगे, सेल्स एजेंट को रखेंगे, उनसे उससे रिलेटेड जितना खर्चा होगा, और डिस्ट्रीब्यूट में गुड्स को पहुंचाना वेयर हाउस से लोकेशन तक, कोई दूसरा हमारा गोडाउन है ये शोरूम है वहाँ के लोकेशन तक, फिर वहाँ से कस्टमर के लोकेशन तक अगर हमें पहुँचाना है तो उसका कॉस्ट। सेल्समैन सबसे पहला इसमें आएगा सेल्समैन सैलरीज। सेल्समैन सैलरीज हम जो दे रहे हैं वो खर्चा आएगा, कितना हमने दिया है, क्वेश्चन में दिया है 15,100। इसके बाद हमारा है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड्स का जो एक्सपेंसेस हमारा है 2,800। फिर हमारा आ रहा है डिप्रिसिएशन का खर्चा। ये डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन से, याद रहे डिलीवरी करने के लिए जो वैन है उसका डिप्रिसिएशन है, मशीनरी का नहीं है जो हमारा फैक्ट्री में है, तो इसलिए ये यहाँ है डिप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स। फिर इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश गुड्स का इंश्योरेंस है वो यहाँ आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स हमारा मान लीजिए शोरूम में है तो वहाँ के है, तो ये यहाँ पे खर्चा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। हमने स्टोर करके रखा है अपने सेल्स अपने शोरूम में। कमीशन टू सेल्समैन, सेल्समैन को जो हम कमीशन दे, कमीशन टू सेल्समैन जो हमारा 2,850 रुपये। इसके बाद लाइटिंग ऑफ शोरूम, शोरूम का जो लाइटिंग का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, लाइटिंग ऑफ शोरूम वो हमारा आ जाएगा, वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ 1,500 रुपये। फिर है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जो हमारा वो खर्चा भी सेल्स से रिलेटेड हम यहाँ पे ले ले रहे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ले ले रहे, तो ये नॉर्मल लिमिट है तो यहाँ हम ले लेंगे 300 रुपीज़। अब इन सब को हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा आ रहा है टोटल करने के बाद 26,650। तो अब ये हम सारा कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट, ये हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो हमारा आ रहा है 3,03,000 रुपीज़। तो क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट ही निकालने बोला था और उसका सब डिवीज़न हम देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमारा सब डिवीज़न है। तो ये सब हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें दो आइटम है जो, जैसा कि ये बैड डेब्ट्स है और आइडल टाइम है, इसके लिए हम एक नोट्स लिख सकते हैं कि ये नॉर्मल लिमिट की एज्यूम किया गया है कि ये नॉर्मल लिमिट के अंदर है, क्योंकि नॉर्मल लिमिट के अंदर होगा तभी वो यहाँ आएगा, वरना क्या होगा कि वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा जो खर्चा हो जाएगा वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। एक बात हमें ध्यान रखना है, एबनॉर्मल लॉस हमारा क्वेश्चन में नहीं आएगा, उसको हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे।